हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित राजस्थान रिट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि दोस्तों सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों पॉलिटिकल साइंस के अंदर सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है वो है सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित आज मैं आपके लिए टॉप 80 प्रश्न लेकर आया हूं। ये प्रश्न है, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सिलेबस में ये टॉपिक दे रखा है। तो दोस्तों, आपको ये 80 के 80 प्रश्न है वो देखने हैं। और अगर आपने अभी तक आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का उल्लेख है? तो दोस्तों, ये संघीय कार्यपालिका का जो उल्लेख है ये कौन से भाग में आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भाग 5 में। किस में आता है? भाग 5 में। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब यहां पे देखिए भाग 2 5 से 11 अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। भाग 3 मूल अधिकारों से संबंधित है 12 से 35 तक। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है दोस्तों 36 से 51 तक। ठीक है, और फिर आता है दोस्तों इसमें भाग 5। ठीक है, ये संघीय कार्यपालिका से संबंधित है। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक हैं वो कौन है? तो दोस्तों वो है सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? तो भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी है वो कौन है? तो वो है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो दोस्तों, किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो आप सभी को पता होगा दोस्तों 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके तहत कलकत्ता में दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत सर्वप्रथम भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 5 नंबर का प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है वो दोस्तों कैसे हुई थी, किसके अधीन हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन दोस्तों ये सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था की गई है? यानी कि मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 7 न्यायाधीश की व्यवस्था की गई है। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों ये तो आप सभी को पता होगा। अब वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं वो दोस्तों आपको बताने हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 30। ठीक है, अब बढ़ा दिए हैं या कम कर दिए हैं तो दोस्तों आप कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? यदि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी करनी है तो वो शक्ति किसके पास है? तो वो शक्ति है दोस्तों संसद के पास में। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निम्न में से कौन सी अहर्ता होनी चाहिए? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निम्न में से कौन सी अहर्ता यानी कि कौन सी योग्यता है वो होनी चाहिए? तो देखिए मैं आपको बता देता हूं सर्वोच्च न्यायालय की योग्यता कौन कौन सी होनी चाहिए एक बार। तो देखिए वह भारत का नागरिक हो। ठीक है, दूसरा देखिए, चलो इसमें बता ही देता हूँ, ऑप्शन के अनुसार ही बता देता हूँ आपको। देखिए, वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। देखिए, वह किसी उच्च न्यायालय या 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम
5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। ठीक है। दूसरा देखिए, वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। ठीक है, लगातार 10 वर्षों तक ये अधिवक्ता रहा हो, बिल्कुल सही है, दोनों सही है इसमें। और देखिए इसमें, वह एक पारंगत विधिवेता हो, वह एक पारंगत विधिवेता हो, ये भी दोस्तों इसमें सही है। तो देखिए इसमें कौन सी योग्यता होनी चाहिए थी, तो ये तीनों योग्यता होनी आवश्यक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी। ठीक है, यहाँ पे उपरोक्त सभी कर लेना, उपरोक्त सभी। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है वो कौन करता है? तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों वो करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करता है? तो यानी कि दोस्तों राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, तो वो किसके परामर्श के आधार पर करता है? तो वो करता है सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है उससे परामर्श करके अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आपको देखने पूरे 80 के 80 प्रश्न है, तभी मजा आएगा आपको। आगे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है फ्रांस की न्याय प्रणाली से प्रेरित है। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जनपद एवं सत्र न्यायालय में, तो इन तीनों में दोस्तों तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी में। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब? सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम गणपूर्ति नहीं होता है, तब दोस्तों तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 17 नंबर का प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 10 वर्ष तक, यानी कि लगातार 10 वर्ष तक दोस्तों एडवोकेट रहा हुआ होना चाहिए। बी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 19 नंबर प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक पद पर बना रह सकता है? यानी कि दोस्तों भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 65 वर्ष तक। कितनी वर्ष तक है? 65 वर्ष तक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। देखिए, भारत का जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? तो वो है हीरालाल जे कार्निया।
हीरालाल जे कार्निया, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए इसमें 20 नंबर का प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है। तो एक तो है दोस्तों इसमें क्या एक तो इसमें दे रखा है कि सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, कि न्यायाधीश की कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है। दूसरा यहाँ पे है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। देखिए बात एक ही है, ठीक है, 65 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अब इसमें 21 नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहता है। तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहता है। तो यहाँ पे देखिए 56 वर्ष, 58 वर्ष, 60 वर्ष, तो ये अपना इसमें गलत हो जाएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ये देखिए कितनी आयु तक कार्यरत रहता है, तो कितनी आयु तक, तो मैंने अभी आपको बताया था 65 वर्ष तक, तो इसमें डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। ये जो मैं प्रश्न आपको करवा रहा हूँ, ये एक टॉपिक में से पूरे भारतवर्ष में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित हुई है उनमें ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और ये इसलिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 22 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कदाचार, असमर्थता के आधार पर दोनों को हटाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि दोनों के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 23 नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कदाचार और असमर्थता के प्रमाणित आधारों पर संसद किस तरह महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है। तो संसद है वो किस तरह महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है। तो देखिए संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत प्रस्ताव द्वारा दोस्तों महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार एवं असमर्थता प्रमाणित आधारों पर संसद में महाभियोग लाया जा सकता है। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर हटाने का आदेश कौन जारी कर सकता है। तो कौन जारी कर सकता है, तो वो है राष्ट्रपति जारी कर सकता है। जब महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाए तो दोस्तों राष्ट्रपति है वो आदेश जारी कर सकता है उसको हटाने के लिए। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध 11 मई 1993 को लोकसभा में लाया गया महाभियोग प्रस्ताव असफल रहा। यानी कि दोस्तों महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था 11 मई 1993 को लोकसभा में लाया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के खिलाफ ये लाया गया था। तो ये लाया गया था दोस्तों न्यायमूर्ति वी रामास्वामी, न्यायमूर्ति वी रामास्वामी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वी रामास्वामी। ठीक है, आगे देखिए इसमें 26 नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कितना वेतन, तो 2,80,000 मिलता है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश को तो 2,80,000 और इसी में से आप 30,000 कम कर दीजिए, कितने हो जाएंगे 2,50,000। ये दोस्तों न्यायाधीश की पेमेंट है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश की 2,80,000 और इसमें 30,000 कम करेंगे तो दोस्तों न्यायाधीश की पेमेंट आ जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन 2,80,000। आगे देखिए सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है। तो मैंने अभी आपको बताया था 30,000 कम करके कितने 2,50,000 रुपए। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तो उनके काम कौन करेगा। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही नहीं हो तो दोस्तों इनके कार्य का जो निर्वहन है वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करेगा। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 29 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया।
तो भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, किसने किया? तो ये किया दोस्तों जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इसमें सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। तो किस में वकालत कर सकते हैं? तो किसी भी न्यायालय में वकालत ये नहीं कर सकते। ठीक है, किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये अधिकार है, ये तो दोस्तों आप सभी को पता है कि ये अधिकार संसद को प्राप्त है। कम करना है या बढ़ाना है, ये अधिकार संसद के पास में है। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अंग्रेजी भाषा का। आगे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय का निरीक्षण कर सकता है। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अधीनस्थ न्यायालय। आगे देखिए, भारत में न्यायपालिका है। तो दोस्तों भारत में न्यायपालिका है, तो न्यायपालिका है वो क्या है? स्वतंत्र है। क्या है? स्वतंत्र। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है। तो भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है वो है दोस्तों एकीकृत। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एकीकृत। आगे देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर कोई विवाद होता है तो दोस्तों वो भारत का सुप्रीम कोर्ट उसको हल करता है। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह उसका क्या है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह उसका क्या है? तो यह उसका मौलिक अधिकार है। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति कानूनी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, आर्टिकल 143 के तहत। ठीक है, तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, लेकिन उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है राष्ट्रपति, ये भी आपको इसमें याद रखना है। परामर्श ले सकता है लेकिन उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। आगे देखिए, उच्चतम न्यायालय के परामर्शदात्री बनाया गया है। तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है तो कौन से अनुच्छेद में? तो ये बनाया गया है दोस्तों अनुच्छेद 143 में। मैंने अभी आपको बताया था कि ये राष्ट्रपति है, ये सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है लेकिन उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, आर्टिकल 143 के अंतर्गत। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे है? तो न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है वो दोस्तों उच्चतम न्यायालय को है। किसको है? उच्चतम न्यायालय को। तो मित्रों इस प्रश्न का राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 41 नंबर प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो ये किया जाता है दोस्तों केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये किया जाता है। ए नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 42 नंबर प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण का कार्य का क्या अर्थ है? उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण का यानी कि न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 43 नंबर प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है।
किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है। न्यायिक पुनरावलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना। ये दोस्तों इसमें न्यायिक पुनरावलोकन में न्यायालय को अधिकार प्राप्त है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था यहाँ पे देखिए भारत और यूएसए में है, भारत और यूएसए में है न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, केंद्र और राज्यों के विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वो कौन सा है। केंद्र और राज्यों के विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है तो वह कौन सा है क्षेत्राधिकार है, तो वह है दोस्तों प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले को उच्चतम न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से दाखिल नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस मामले को उच्चतम न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से दाखिल नहीं किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दो अथवा अधिक राज्यों के बीच विवाद, दो अथवा अधिक राज्यों के बीच विवाद। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 48 नंबर प्रश्न, जनहित याचिका दायर की जा सकती है, जनहित याचिका दायर की जा सकती है। तो ये दोस्तों उच्चतम न्यायालय में और सर्वोच्च न्यायालय में दोनों में दायर की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों में, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को। तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता, तो कौन सा प्रलेख है वो जारी नहीं कर सकता। तो दोस्तों आप सभी को पता है ये, तो ठीक है, बताने की जरूरत ही नहीं है आपको, वो है निषेधाज्ञा। ठीक है, ये जारी नहीं कर सकता। बाकी इसमें देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, परमादेश ये जारी कर सकता है, ये रिट है, ठीक है, ये जारी कर सकता है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 51 नंबर प्रश्न देखिए, उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है। तो दोस्तों परमादेश किसे जारी किया जाता है, तो ये दोस्तों किसी भी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए, किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए परमादेश जारी किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की वह रिट आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए लिया जाता है, जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अधिकार प्रच्छा रिट। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, अधिकार प्रच्छा रिट। नेक्स्ट है, लाभ का पद परिभाषित हुआ है। तो देखिए लाभ का पद परिभाषित हुआ है, तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये लाभ का पद है ये परिभाषित हुआ है। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 55 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित कौन सा इसमें अनुच्छेद आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना।
अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना, ये दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सी, तो वो है इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत है, इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत है। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है, यानी कि राष्ट्रपति परामर्श के लिए कहेगा तभी सुप्रीम कोर्ट है वो उसको परामर्श देगा। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। तो कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, तो वो है केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश इसके अध्यक्ष बन सकते हैं। तो सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 59 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है केशवानंद भारती, ठीक है, केशवानंद भारती वाद में। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, पर वह संशोधन के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। ऐसा दोस्तों कौन से केस में कहा था, तो ये कहा था केशवानंद भारती वाद केस में। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश है वो कौन थे, तो वो थे दोस्तों, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, हीरालाल जे कार्निया। हीरालाल जे कार्निया ये दोस्तों भारत के जो मुख्य न्यायाधीश थे पहले, ठीक है, पहले नंबर के हीरालाल जे कार्निया। क्या सही है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए इसमें 62 नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वाई वी चंद्रचूड़, वाई वी चंद्रचूड़। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वाई वी चंद्रचूड़, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा। तो सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कमल नारायण सिंह, ठीक है। कौन थे, कमल नारायण सिंह। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें सी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कमल नारायण सिंह, ठीक है। आगे देखिए, ये 18 दिन तक ही रहे थे सिर्फ, ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है, मात्र 18 दिन तक 1991 के अंदर कमल नारायण सिंह, ठीक है। आगे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था अभी एम हिदायतुल्ला, एच एम हिदायतुल्ला। तो इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 65 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय प्रथागत वरिष्ठता के सिद्धांत को पहली बार त्याग दिया। वर्ष 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय प्रथागत वरिष्ठता के सिद्धांत को पहली बार त्याग दिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों ए एन रे, ए एन रे। तो यानी कि अजीत नाथ रे, ठीक है, अजीत नाथ रे। तो इसका राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से
यानी कि निम्नलिखित में उच्चतम न्यायालय की सबसे बड़ी महिला न्यायाधीश कौन थी, सॉरी सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। तो सबसे पहली महिला न्यायाधीश थी दोस्तों फातिमा बीबी। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, फातिमा बीबी। ठीक है, याद रखना आपको, फातिमा बीबी। आगे देखिए, इसमें 67 नंबर प्रश्न है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है। तो संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके मामले में उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं। तो किसके मामले, तो ये मामले हैं दोस्तों मूल अधिकारों के संरक्षण से संबंधित मामले हैं। ये उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के क्षेत्राधिकार में आते हैं। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, उच्चतम न्यायालय की परामर्श अधिकारिता के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे देखिए, उच्चतम न्यायालय के लिए वह बाध्यकारी है कि राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किसी भी मामले में अपना मत व्यक्त करे। ये गलत हो जाएगा। इसमें देखिए, परामर्शी अधिकारिता शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है। ये बिल्कुल सही है। इसमें तीसरा है, परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता। ये भी इसमें सही है। अब देखिए, इसमें 2 और 3 सही है, चौथा भी इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है कौन सा अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 129। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 129। नेक्स्ट है, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन कार्य करता है। तो वो करता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है तो उसे भेजा जाए। परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है तो उसे भेजा जाए। तो वो है दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा भेजा जाए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 73 नंबर प्रश्न है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा यानी कि PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो दोस्तों तब भारत के मुख्य न्यायाधीश थे PN भगवती। कौन थे, PN भगवती। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। तो वो है दोस्तों 10 वर्ष। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 75 नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाते हैं। कब हटाए जाते हैं, जब संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाए तब। ठीक है, तो डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है। भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है। तो ये अधिकार होता है दोस्तों किसके पास, तो भारत की संसद के पास। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भारत की संसद के पास। आगे देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय को दोस्तों प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्शदात्री यानी कि क्षेत्राधिकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, तीनों हैं। ठीक है, आगे देखिए, 78 नंबर प्रश्न, भारत के किस संवैधानिक पद में कोई महिला नहीं रही है। तो भारत के किस संवैधानिक पद में कोई महिला नहीं रही है, तो वो है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश में। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है। तो सेवानिवृत्ति की आयु है वो कितनी होती है, तो 65 वर्ष। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है। तो ये आहरित होता है दोस्तों संचित निधि से। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
तो दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपने अभी तक आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।